धान बिकने के लिए तैयार नहीं है। 1400 1300 यही जो है रेट लगा रहा है। और फिर जो खेती आया उसमें भी हम लोग कर्ज लेकर के फिर जो है अगला खेती किए। अब उस कर्ज वाले का क्या जो है सो किस तरह से चुकाया जाए, हम लोग इसी उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं कि भाई लगता है कि किसान में जन्म लेना अभिशाप है। हर साल का एक देखा जा रहा है इस समय खाद की कालाबाजारी। आपूर्ति सही है और उत्पादन भी सही है, तो फिर कालाबाजारी क्यों हो रही है? अधिक दाम पर बेची जा रही है। और दूसरा है कि ये नेपाल फैक्टर भी काम करता है। यहाँ का हमारा खाद नेपाल चला जाता है ब्लैक में, वहाँ बिकता है कालाबाजारी में, और हमारी सरकार उसको रोकने में विफल है, शायद रुकेगी भी नहीं। खाद की कालाबाजारी बचपन से देखते आ रहे हैं और इसीलिए हम लोग जैसे किसान क्या करते हैं कि 2-3 महीने पहले खाद खरीद के रख लेते हैं। हर साल इस समय ये खाद की कालाबाजारी हो रही है और सरकार एकदम विफल हो रही है। और जो भी कृषि पदाधिकारी आते हैं इस बहती गंगा में और डुबकी लगाते हैं, पता नहीं क्या इन मानसिकता है, क्यों ऐसा करते हैं, किसानों के साथ ऐसा क्यों ही भेदभाव होता है। अरे जब उत्पादन ही इतना महंगा होगा, नहीं होगा, किसान खेती छोड़ देंगे तो आप खाइएगा क्या? पैसा लेके कोई नहीं आप खा सकते हैं, नोट आप नहीं खा सकते हैं। खाने के लिए आपको ये गेहूं चाहिए, अभी अनाज ज़रूरी है। कि जो यूरिया की कीमत 265-70 रुपये होनी चाहिए वो 325 से 50 में जा रही है। डीएपी भी लगभग 1700 में बेची जा रही है। इसका हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, हम इसका समाधान चाहते हैं। जितना भी कालाबाजारी होता है, कालाबाजारी में व्यवसायियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस बात को कहने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कालाबाजारी व्यवसायियों के माध्यम से ही होती है और उसमें उनका गठबंधन पदाधिकारियों से होता है। जो ऊपर के पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा ये कालाबाजारी नियंत्रित हो सकता है, उनकी पोस्टिंग तो करोड़ों करोड़ रुपए में सरकार करती है। ये कहीं डीएपी का रेट 1650 लेकर के 1800 रुपये तक प्रति बैग की बात आ रही है। यूरिया 300 से लेकर के 350 रुपये तक बैग बेचने की बात आ रही है किसानों को। जबकि हम लोगों ने कल कृषि पदाधिकारी से बात किया तो कृषि पदाधिकारी बताया कि किसानों को डीएपी 1350 रुपये में देना है और यूरिया 266 रुपये प्रति बैग के हिसाब से देना है। तो जिला कृषि पदाधिकारी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनका क्या दायित्व नहीं बनता है कि वो अपने विभाग के बड़ी अधिकारी को लिखे, सरकार को लिखे कि कंपनियां अधिक कीमत ले रही है। अगर कंपनियां अधिक कीमत ले रही है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। कंपनियों के साथ भी कोई ना कोई भ्रष्टाचार कर रहा होगा, कुछ उम्मीद कर रहा होगा जिसके कारण होगा। तो वो पूरा सिस्टम में सिस्टम गड़बड़ी है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक किसान ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम एक बार फिर से आपके सामने एक चर्चा लेकर के आए हैं और वो चर्चा वही है जो हम लगातार आपको 3 दिनों से दिखा रहे हैं। खाद और खाद से जुड़ी हुई किसानों की समस्या कि किस तरह से ज़्यादा दामों पर उनको जो है वो ख़रीदारी करनी पड़ रही है खाद की, और उसके बाद उनको उससे फिर उनको आगे खेती करने में कितनी समस्या आती है। और इन्हीं बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले हमारे साथ मुकेश त्रिपाठी जी की जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। साथ में हैं मनोज कुमार वत्स जी जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव हैं जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। और किसान भाई हैं हमारे साथ शिवचंद्र मिश्रा जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। और सबसे पहले जो हमारे किसान भाई हैं उनसे ही हम जानते हैं कि वो खाद की खरीदारी जो है वो अभी किस रेट में कर। खाद के खरीदारी का भी कोई 1850-19 जो जिस रेट में है वो लोग अपना बेच रहे हैं। डीएपी 1850 के बाद जो है पोटास भी 1850-19 कई तरह का आया है, उसमें वो कुछ दूसरे ढंग का है, उसका भी कीमत जो है वो हम लोगों से समझ से परे है। उम्मीद लगता है चूँकि हम लोगों ने कभी 30 सालों से हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का माने पोटास हम लोगों ने नहीं देखा। और उसके बाद यूरिया जो है 350 से कम में यूरिया मिलता ही नहीं जी। खाद अब एक तो हम लोग जो है सो कहीं से व्यवस्था पैसा का करके पहला जो खेती किए
जो अभी धान के रूप में हम लोग तैयार करके और देख रहे हैं कि भाई पैक्स का क्या हाल होगा। धान बिकने के लिए तैयार नहीं है, 1400 1300 यही जो है रेट लगा रहा है। पैक्स में पैक्स वाला अलग रोना रो रहा है कि हम लोगों को मिलर इस तरह का समस्या, उस तरह का समस्या, और फिर जो खेती आया उसमें भी हम लोग कर्ज लेकर के फिर जो है अगला खेती किए। अब उस कर्ज वाले का क्या जो है सो किस तरह से चुकाया जाए, हम लोग इसी उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं कि भाई लगता है कि किसान में जन्म लेना अभिशाप है। तो किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि किसान में जन्म लेना एक अभिशाप हो गया है। मुकेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, और गांधी जी ने हमेशा से कहा है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और किसानों को ही बढ़ाना ही देश का विकास करना होगा। ऐसे में जब एक किसान के मुंह से आप ये बातें सुनते हैं कि किसान के घर में पैदा होना अभिशाप की जैसा उनको लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? बड़ी निराशाजनक बात है, और हमारे जो अधिकारी हैं उनको सोचना होगा, जो कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड मैप एक बनाया था, कृषि रोड मैप। आप लोग को याद होगा कि प्रणब मुखर्जी साहब जो राष्ट्रपति थे तो कृषि रोड मैप का उद्घाटन भी किए थे। काफ़ी अच्छे कार्यक्रम चले हैं, और ये हर साल का एक देखा जा रहा है इस समय खाद की कालाबाजारी। आपूर्ति सही है और उत्पादन भी सही है, तो फिर कालाबाजारी क्यों हो रही है? अधिक दाम पर बेची जा रही है। और दूसरा है कि ये नेपाल फैक्टर भी काम करता है। यहाँ का हमारा खाद नेपाल चला जाता है ब्लैक में, वहाँ बिकता है कालाबाजारी में, और हमारी सरकार उसको रोकने में विफल है, शायद रुकेगी भी नहीं। मैं एक बता दूं कि विगत में कुछ वर्ष पूर्व मैंने जिला कृषि पदाधिकारी का पुतला दहन किया था, सड़क जाम किया था और धरना भी दिया था मैंने जिला समाहरणालय में अपने संगठन के माध्यम से, और किया था यही खाद के कालाबाजारी के लिए इसी समय। अब पुनः लगता है कि जो इस बार स्थिति पुनः देख रहे हैं, चुनावी माहौल था, अधिकारियों का राज था, जैसे चल रहा है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि जो अभी नए हमारे कृषि मंत्री बने हैं माननीय रामकृपाल यादव जी, काफ़ी सुलझे हुए और ज़मीनी नेता हैं, और उनको ज़मीन की पूरी जानकारी है, उन तक ये बात पहुँचे। दूसरा, जो सहकारिता मंत्री भी हैं वो एक अच्छे कार्यकर्ता रह चुके हैं और बहुत ज़मीन पर काम कर चुके हैं, उनको पूरी जानकारी होगी। मैं उम्मीद उन दोनों से करूंगा कि कुछ न कुछ सुधार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अब किस आधार पर ये जिन भी कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति और हो रही है उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इन दोनों मंत्रियों से आशा रखता हूँ, तो कोशिश करूंगा कि उन तक ये बात लिखित रूप से पहुँचे, और नहीं तो यथाशीघ्र मेरा प्रयास होगा कि जिला कांग्रेस की तरफ से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से मैं बात करूंगा, और धरना जिला समाहरणालय में देने का काम हम लोग कोशिश करेंगे। अगर ये जिला कृषि पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, नियमित आपूर्ति भी हो और सही दाम, जो उचित दाम है सरकारी मूल्य पर जो निर्धारित है उस पर मिले। अब सरकारी मूल्य पर धान की खरीदारी हो ही नहीं रही है पैक्स के माध्यम से, और खाद बिकवा रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी खाद बिकवाया जा सकता है, लेकिन चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटी या पैक्स खाद में बहुत कृषि पदाधिकारी की सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो उन लोग पर ध्यान नहीं देते हैं। खुले बाज़ार में जिस तरह से ये अफरा तफरी का माहौल हर साल ये कर दिया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, हर साल इस समय ये खाद की कालाबाजारी हो रही है और सरकार एकदम विफल हो रही है। और जो भी कृषि पदाधिकारी आते हैं इस बहती गंगा में और डुबकी लगाते हैं, पता नहीं क्या इन मानसिकता है, क्यों ऐसा करते हैं, किसानों के साथ ऐसा क्यों ही भेदभाव होता है। अरे जब उत्पादन ही इतना महंगा होगा, नहीं होगा, किसान खेती छोड़ देंगे तो आप खाइएगा क्या? पैसा लेके कोई नहीं आप खा सकते हैं, नोट आप नहीं खा सकते हैं, खाने के लिए आपको ये गेहूं चाहिए, अभी अनाज ज़रूरी है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा जिला कृषि पदाधिकारी और कृषि मंत्रालय से कि इस पर ये ध्यान दें और सख्त कार्रवाई करें, जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं छापामारी करें। और बिहार सरकार की भी जो निगरानी विभाग है और राज्य की आर्थिक अपराध इकाई है, ज़रा वो भी घूमे टहले, सड़क पर उतर के देखे, और किसान अगर पीड़ित है तो जो उनको पीड़ित करने वाले हैं उन पर छापामारी करके उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मनोज कुमार वत्स जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि इससे पुरानी सरकार के ऊपर तो चारा, जो पशु का चारा खाने वाले का घोटाला के नाम पर क्या उनकी दुर्गति हो गई है, ये हम देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जब खाद में इस तरह की कालाबाजारी होगी तो फिर सुशासन का दावा करने वाली सरकार के ऊपर ये आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, खाद की कालाबाजारी तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं हो रही है,
लेकिन इसको ठीक करने के लिए सोचना होगा। जैसा कि मैंने जानकारी लिया, जो कोऑपरेटिव के द्वारा पंजीकृत खाद्य दुकानदार हैं, जो पैक्स के या कोऑपरेटिव के अन्य, वो लगभग ठीक ठाक काम कर रहे हैं। हाँ, एक आज से नहीं, मुझे लगता है कि जब हम लोग बचपन में थे, मैंने भी खेती किया है, तो हम लोग खाद की कालाबाजारी बचपन से देखते आ रहे हैं। और इसीलिए हम लोग जैसे किसान क्या करते हैं कि 2-3 महीने पहले खाद खरीद के रख लेते हैं। लेकिन जो मझौले किसान हैं वो काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वो महीने में 2,000-3,000 रुपया भी जब खेती का समय आता है तभी वो खरीदते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि जो यूरिया की कीमत 265-70 रुपये होनी चाहिए, वो 325 से 50 में जा रही है। डीएपी भी लगभग 1700 में बेची जा रही है। इसका हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, हम इसका समाधान चाहते हैं। समाधान के लिए मेरा सीधा कहना है, सरकार से भी कहना है कि जैसा कि हम लोगों ने जीविका दीदी को इतना सशक्तिकरण किया है और किसान क्लब को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हें अधिक से अधिक लाइसेंस कृषि विभाग दे, कोऑपरेटिव संस्थाओं को दे। चूँकि जो व्यक्ति की ज़रूरत है उसे ही अगर हम अगर दुकानदार बना दें। अभी क्या है ना, व्यापारी जो है, चूँकि व्यापारियों पर सीधी आलोचना करना ठीक नहीं है, लेकिन एक माफिया है जो प्रोडक्शन से लेके और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के मार्केटिंग तक एक बहुत बड़ा माफिया का नेटवर्क है। उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक विकल्प देना होगा। वह विकल्प जीविका दीदी हो सकती है, वह विकल्प हमारा फार्मर क्लब हो सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, पैक्स हो सकता है, अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। और जैसा कि हमारे अग्रज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनसे भी बात करेंगे, और इसको एकदम नीचे स्तर तक उतारने के लिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको आप रजिस्ट्रेशन दें तो और जैसे ही उसे ताकत मिली वो वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। इसलिए मेरा यह भी मानना है कि उसे एक स्वाभिमान मान के भी चलना होगा। उसे ये मानना होगा कि हम सिर्फ किसान ही नहीं हैं, अन्नदाता हैं, और अन्नदाता के नाते उसे थोड़ा भ्रष्टाचार पे भी स्वयं भी अंकुश करना पड़ेगा। अगर अधिक में मिल रहा है तो उसे एजिटेशन करना चाहिए, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अन्य लोगों से बात भी करनी चाहिए। दूसरी बात है, एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा कि जैविक कृषि की ओर भी हमें आगे जाना चाहिए कि हम रासायनिक चीज़ों पर बहुत निर्भर न रहें। उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, हेल्थ को भी नुकसान होता है। और अगर हम खुद केचुआ खाद या अन्य चीज़ बनाते हैं, बायोकल्चर से खाद बनाते हैं, तो हम उस पर निर्भर नहीं होंगे और हमारी आमदनी का जो 20% रासायनिक खाद पर चला जाता है वो भी हमारा 20% घटेगा। ये सारे सम्यक दृष्टिकोण से काम करना होगा, तभी किसानों को लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी आपके पास बढ़ते हैं, और आप क्या कहेंगे किसानों को जो इतने महंगे खाद खरीदने मजबूर हैं, और जो अभी आपने सुना कि दोनों तरह की प्रतिक्रिया आई है, कि एक आई है कि जांच करनी चाहिए और दूसरी बात आई है कि जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्या ये समाधान है? जैविक खाद विकल्प के रूप में लाकर जो भ्रष्टाचार की समस्या है, जो कालाबाजारी की समस्या है, उसका समाधान हम नहीं कर सकते हैं। इस पर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। किसान का जो लागत है, अभी मक्का का, गेहूं का, तोरी का बुआई का सीज़न है। जो बड़े किसान हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो बड़े किसान हैं या मध्यम वर्गीय किसान हैं जिन्हें पूंजी की कोई दिक्कत नहीं है, वे 3 महीना 4 महीना पहले भी खरीद के रख देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करके कुछ उनको भी लाभ होता है कि कम कीमत पर दुकानदार से बार्गेन करके कम कीमत पर लेते हैं। लेकिन जो हमारे बाकी किसान हैं जिनकी अधिकांश संख्या है, वे इस स्थिति में नहीं हैं कि पहले खाद की खरीदारी करके, बीज की खरीदारी करके उसको स्टोर करें और कालाबाजारी से या जब असल समय आता है खेती का, उस पर जो उन पर लोड पड़ता है उससे बच सकें। यह स्थिति नहीं है। अभी आपने किसान भाई से सुना कि गेहूं
के रोपनी के लिए या मक्का के बुआई के लिए या तोरी के बुआई के लिए पूंजी के लिए उन्होंने जो धान की खेती किया, धान की खेती से जो पैसा प्राप्त होता उस पूंजी को ये इसमें रबी में या इसमें खाद में, बीज में, अन्य चीज़ों में या कीटनाशक दवाओं के रूप में उसका इस्तेमाल करते। लेकिन जो धान का उपज इन्होंने किया उसी का बिक्री अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सका है, जिससे कि इनको पैसा मिलता और पैसा को इधर लगाते। तो वो तो एक दूसरा मामला हुआ। असल मामला ये है कि जो अभी बंधु ने कहा कि व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं। जितना भी कालाबाजारी होता है, कालाबाजारी में व्यवसायियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस बात को कहने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कालाबाजारी व्यवसायियों के माध्यम से ही होती है और उसमें उनका गठबंधन पदाधिकारियों से होता है। जो ऊपर के पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा ये कालाबाजारी नियंत्रित हो सकता है, उनकी पोस्टिंग तो करोड़ों करोड़ रुपए में सरकार करती है। तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा तो सरकार खुद करती है। करोड़ों रुपया घूस देके, 50 लाख रुपया घूस देके जो कृषि पदाधिकारी जिले में पदस्थापित होगा, वह 1 करोड़ के बदले में 5 करोड़ रुपया वसूली का इंतजाम तो निश्चित रूप से करेगा। तो 5 करोड़ या 2 करोड़ की वसूली तभी होगा जबकि जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, वे जो जैसा कि सुना आपने 266 रुपये बोरी, जो 45 किलो का यूरिया का बोरी होता है, वो अभी 350, 450 या कहीं कहीं 350 में मिल रहा है। तो ये जो दाम को बढ़ाकर जो व्यवसायी लेते हैं, ये तभी संभव है जबकि जो कृषि पदाधिकारी हैं या पदाधिकारियों का उन पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, या जानबूझकर उन्हें वैसा करने के लिए छोड़ दिया गया है कि हमारा कमीशन दे दो, हमारी कमाई का उपाय कर दो, तुमको जैसे जनता को, किसानों को लूटना है वैसे तुम लूटते रहो। इसलिए लूट की छूट जो कृषि पदाधिकारियों के द्वारा या जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो ये छूट दिया गया है व्यवसायियों को, उसके कारण ये कालाबाजारी हो रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं। किसान इतने परेशान हैं कि हर रोज़ एक किसान आत्महत्या कर रहा है। महीने में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर महीने में 3000 किसान किसानी छोड़ के ठेला चलाना पसंद करते हैं। एक डॉक्टर अपने बेटा को डॉक्टर बनाना चाहता है, कि इंजीनियर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि इस किसी प्रधान देश में एक किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता है। यह किस दुखद परिस्थिति में वह निर्णय लेता होगा कि हम अपने बेटे को किसान नहीं बनाएंगे। यह शोचनीय बात है। यह तभी नियंत्रित हो सकता है क्योंकि जेपी ने कहा था कि भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से नीचे की ओर बह के आती है। जब तक ऊपर में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं होगा, पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक कालाबाजारी पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। और कालाबाजारी पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा, तब तक जो कृषक बंधु हैं उन्हें सहूलियत नहीं मिलेगी, और सहूलियत नहीं मिलेगी तो कृषि के आधार पर अपनी जीविका चलाने में, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वे कामयाब नहीं हो सकते। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, और इन्होंने इससे पहले भी किसानों के मुद्दों को उठाया है और काफ़ी बड़े लेवल तक उसको उठाया था। और अभी आप दोबारा से देख रहे हैं कि उसी मौसम में उसी तरह से किसानों को महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है, और इसका जो जवाब आ रहा है वो बड़ा ही असंतोष जवाब आ रहा है। इसके बारे में हम अपने किसान भाई से भी पूछेंगे, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया। ये बहुत दुखद बात है। जो भारत कृषि प्रधान देश है उसमें भी खास करके बिहार तो कृषि पर ही आधारित है। यहाँ ना कोई उद्योग धंधा है, ना कुछ है। तो निश्चित रूप से किसान खेती पर निर्भर है। लेकिन जैसे किसान भाई जो बता रहे हैं, चाहे जो हम लोगों के रिपोर्टर हैं जो किसानों से बात करते हैं, उसमें जिस तरह से बातें आ रही है, ये कहीं DAP का रेट 1650 लेकर के 1800 रुपये तक प्रति बैग की बात आ रही है। यूरिया 300 से लेकर के 350 रुपये तक बैग बेचने की बात आ रही है किसानों को। जबकि हम लोगों ने कल कृषि पदाधिकारी से बात किया तो कृषि पदाधिकारी बताया कि किसानों को DAP 1350 रुपये में देना है और यूरिया 266 रुपये प्रति बैग के हिसाब से देना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो किसानों से बात, जो आज भी हमारे बगल में किसान भाई बैठे हुए हैं, उनका भी जो तर्क बता रहे हैं जो किस तरह वो खरीद रहे हैं, तो उस स्थिति में बहुत ही दुखद बात है। और जहाँ तक कुछ अनऑफिशियल कृषि पदाधिकारी बताते हैं, मतलब ऑफ कैमरा, चाहे कुछ जो डीलर हैं, रिटेलर हैं, वो बताते हैं, उसके अनुसार यह है कि कंपनियां अधिक कीमत लेती है होलसेलर से और होलसेलर अधिक कीमत ले रहे हैं रिटेलर से। अगर मान लीजिए इस तरह की बात है तो जिला कृषि पदाधिकारी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनका क्या दायित्व नहीं बनता है कि वो अपने विभाग के बड़ी अधिकारी को लिखे, सरकार को लिखे कि कंपनियां अधिक कीमत ले रही है। अगर कंपनियां अधिक कीमत ले रही है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है।
कंपनियों के साथ भी कोई न कोई भ्रष्टाचार कर रहा होगा, कुछ उम्मीद कर रहा होगा जिसके कारण होगा। तो वो पूरा सिस्टम में सिस्टम गड़बड़ी है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक किसान ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। अब जहाँ तक कई जगह किसानों को आप देखते होइएगा, किसान यह नहीं समझ पाते हैं जो उनको जो कीमत 1800 रुपया है वो हाँ कितना ज़्यादा उनको यह पता नहीं है। वो पूछते हैं जो यही रेट ही होगा, इस चलते वो खरीदने को विवश है, खरीदते हैं जो रेट में मिलता है वो खरीदते हैं। ये बात तो है, किसान भाई के पास वापस लौटते हैं। और जितनी भी चर्चा हुई है किसान भाई, आपने भी सुना होगा, और एक बात इसमें आई कि जैविक खाद का उपयोग आपको करना चाहिए। जैविक खाद का उपयोग करने में क्या समस्या? देखा जाए इसमें समस्या तो यही है कि एक तो पहले जो तौर तम्बाकुल का खेती लोग कुछ करके अपना बाल बच्चे को पढ़ाते लिखाते थे या कुछ नगद आमदनी था उसको समाप्त कर दिया सरकार। उसके बाद ईख का जो खेती होता था उसको जो है तहस नहस कर दिया। नगद आमदनी इसका समाप्त है। मवेशी रखना और खेती करना, उससे ज़्यादा अगर देहात क्षेत्र में हमारे साथ चला जाए और निम्न स्तर के जो भी और छोटे किसान 2 कट्ठा 4 कट्ठा वाला हैं या 5 बीघा के अंदर के जो हैं उनसे पूछा जाए कि वो खेती करके अपना गुजारा जो है सो कर नहीं सकते हैं। और उस मवेशी को, जिस मवेशी को आज बिना दाना भूसा के उतना महंगाई से उसको जो है दवा वगैरह जो है करके उसको खिला के उस गोबर से जो है बनाना, इस सभी लोगों के बस की बात नहीं है। तो असंभव है कि सब लोग जो है उस चीज़ को केचुआ खाद बना लें, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लें, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए भी जो है विकल्प हो। जो अभी रासायनिक खेती है उससे एकाएक, उसके बाद जो है जितना आपको जो कृषि वाले वो लोग जो बहाल किया गया है वो ऑफिस से बाहर जाइए नहीं रहे हैं। किसान के बीच जाके उसके जगह पर उसके जा करके उसको जो है समझाते प्रैक्टिकल किस तरह से है। मिट्टी जांच के लिए हम लोग जो दिए तो वो जितना वो किसान सलाहकार लोग हैं वो जो आए उनको मिट्टी का नमूना लेने नहीं आ रहा था। जब उनको नहीं आ रहा था तो किसान क्या नमूना लेगा। आज तक हम लोगों का मिट्टी जांच का जो है सो रिपोर्ट नहीं मिला कि हम लोग को क्या देना है। तो सरकार जो योजना लाती है वो हम लोगों को लगता है कुछ, अगर उसका अंश ईमानदारी से लागू होता है तो लगता है कि कुछ विकास होगा। लेकिन पदाधिकारी जमीनी स्तर पर अगर होने दें इस काम को, वो तो लूट खसोट में लगे हुए हैं। कंप्लेन अगर करने जाए तो कुछ नहीं होता है, लिपापोती होकर के फिर जो है वही ऊपर से नीचे तक कमिश्नर वाले लोग जांचने के लिए रहते हैं। यही समस्या है। मनोज कुमार वत्स जी, जो आपने बात कही उसमें किसान भाई जो है उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है कि ये करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। उनको तो बेसिक आइडिया है नहीं। यहाँ मिट्टी के सैंपलिंग के बारे में तो इनको कन्फ्यूज़न हो जाता है, कैसे सुलझाएंगे। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले जब पर्यावरण के ऊपर बातचीत की थी तो आपने बताया था कि वर्मी कंपोस्ट जो हम घर पर जो हमारा वेस्ट है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ओवरऑल समस्या की एक कोई जड़ है, उस जड़ को पकड़ के सुधारा जा सकता है। देखिए, कोई भी किसान है, मैं भी किसान ही हूँ, किसान के बाद एंटरप्रेन्योर हो गया हूँ। एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये हम सोचेंगे कि खेती खराब चीज़ है, खेती खराब चीज़ नहीं है। एक सिंपल है, मैंने कई बार इसका प्रयोग किया है कि जो भी आप, चाहे वो केला का छिलका है, केला का थम को काट दीजिए, उस अन्य जो भी है, हरा चारा है, वो सब को काट करके और उसको एक जगह बिछा दीजिए, थोड़ा सा उस पर गोबर डाल दीजिए और एक बायो कल्चर आता है उसको आप छींट दीजिए, पॉलीथीन से ढक दीजिए। 1.5 महीने में, मैंने पिछली बार भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, तापमान के अनुसार 30 दिन से लेकर के 45 दिन के अंतर्गत वो खाद में परिणत हो जाता है। और इतना फर्टिलिटी है उसका, उसमें जितने 16 तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो ज़मीन के लिए जो 16 एलिमेंट चाहिए वो सारे 16 एलिमेंट उसमें होता है। तो हमें किसानों को इस रूप से अवेयरनेस की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो रासायनिक का जो विषय आ रहा है, किसान भाई ने ठीक ही कहा कि एकाएक परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन या तिरहुत में बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। ये वार्ता के क्रम में मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रहा है कि तिरहुत कैंसर का सबसे बड़ा केंद्र हो गया है। अगर आप, इसीलिए टाटा मेमोरियल ने यहाँ शुरू किया, तो उसके मूल कारण क्या है कि हमारे पास जो कीटनाशक और फफूंदनाशक
और रासायनिक का प्रयोग होता है वो 1 नंबर के अलावा 2 नंबर का भी प्रयोग अधिक होता है। उससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है और हमारे लोगों को अगर ठीक से अभी जांच कर दी जाए तो 20 में से 2-3 लोग कैंसर के मरीज मिल जाएंगे। ठीक है, उनकी इम्यूनिटी है जो रिकवरी हो जाती है कुछ लोगों की, और शेष लोग आप ठीक से सर्वे कर लेंगे तो परिवार में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें कैंसर नहीं है। मुद्दा तो हमने समझा, बगल का ही राज्य है सिक्किम। सिक्किम पे जैविक खेती का काम चल रहा है और वो सक्सेसफुली अब पूरा राज्य घोषित हो चुका है कि वो जैविक खेती ही कर रहा है। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर लें अगर रासायनिक खाद इतना बड़ा? देखिए, इसके लिए मैंने कहा था आज से 3-4 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद किसान क्लब के द्वारा मैंने अपने पंचायत में इसका प्रयोग करने का प्रयास किया था। लेकिन किसान भाइयों से एक बड़ी किसान भाइयों में समस्या क्या है कि जैसे ही उनको लगेगा कि इसमें थोड़ा सा साहस की ज़रूरत है, थोड़ी उद्यमिता की ज़रूरत है, वो तात्कालिक चाहते हैं कि बस यूरिया छींट दें और तुरंत रिकवरी ले लें। किसान भाइयों की साहस के ऊपर प्रश्न उठ रहा है। ये सही उन्होंने कहा है। हमने भी किसान क्लब कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरफ से काफ़ी कार्य किया था। मैं बताता हूँ कि आपके कांटी में एक कुठिया गांव है जहाँ मशरूम का उत्पादन जैविक विधि से करके या खेती का काफ़ी अभियान चलाया था हमने, जिसको देखने के लिए अफ़गानिस्तान से भी आई थी कुछ टीम, अमेरिका से आए थे लोग देखने के लिए, मशरूम के खेती के लिए भी, और सब्जी के उत्पादन में कोशिश किया गया था। चूँकि वो सब्जी के उत्पादक लोगों का बस्ती थी, तो हम लोग कोशिश किया था कि सब्जी के उत्पादन में जैविक ये वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, केचुआ खाद के माध्यम से हो। चला कुछ दिन, ये जब अधिकारी सही आते हैं, नाबार्ड के हों, क्रिप्को हो, इफ्को के हों, या जिला कृषि में हो, या आत्मा, जिला कृषि का एक अच्छा प्रोग्राम चला था आत्मा के माध्यम से प्रोजेक्ट। तो आत्मा में जब भी अच्छे पदाधिकारी आए हैं तो काफ़ी काम हुआ है, उसके माध्यम से हमने काम किया है। काम किसान क्लब में चला चुका हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में चला चुका हूँ। मैंने देखा है, खुद करके करवाया है, खाद की कालाबाजारी को भोगा है और खाद की कालाबाजारी होते हुए देखा है किस तरह से समस्या आई। और हम भी स्वीकार करते हैं कि मुझ में ही साहस की कमी थी, जो पदाधिकारियों का व्यवहार और जो लूट खसोट था, त्रस्त होके वो खाद का कारोबार बंद कर दिया हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। तो ये समस्या तो है ही, जूझना पड़ रहा है। और जैविक खेती, अब सिक्किम का क्या बात करें, नालंदा में काफ़ी प्रयास किया गया था सरकार के तरफ से, लेकिन कुछ कागजी हुआ, कुछ दिखावटी हुआ। अब वर्मी कंपोस्ट में मिलावटी वर्मी कंपोस्ट का वितरण शुरू हुआ, वो किसान के लिए और समस्या, उसमें राख मिला दिया गया। जो भी विक्रेता थे वो बेईमानी पर उतर गए और जो असली वर्मी कंपोस्ट सही से नहीं देके वो राख मिला हुआ बिका। और कृषि विभाग के द्वारा खरीदारी होकर फ्री में जो बांटा गया, अनुदानित जो भी चीज़ बांटा गया, उसमें इतनी लूट हुई जो किसान के लिए वो सरदर्द हो गया। किसान ने उसमें रुचि लेना बंद कर दिया। अगर जिला कृषि पदाधिकारी और आत्मा के जो भी प्रोजेक्ट अधिकारी हैं, अगर वो सही हैं तो किसान की समस्या सुलझ सकती है और घूम में प्रचार हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो भी किसान क्लब को पुनर्जीवित करना होगा, और कोऑपरेटिव से जो भी संबंधित सोसाइटी है, और मेरे यहाँ भी सोसाइटी है, और डेयरी से भी संबंधित सोसाइटी है, अगर उसको जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का प्रयास जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे तो सही है। लेकिन उम्मीद कम है, अभी जो अधिकारियों का जो मनोवृत्ति है उसमें उम्मीद नहीं हमको नज़र आता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मैं विरोधी होते हुए कह रहा हूँ कि मैं रामकृपाल जी और वो जो सहकारिता मंत्री बने हैं प्रमोद जी, ये दोनों ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता से नेता बने हुए हैं। उनसे मुझे उम्मीद है कि कुछ वो अंकुश अपने अधिकारियों पर लगाएंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैंने किसान संगठन से भी मैं अपील करता हूँ, मैं भी जिला कांग्रेस कमेटी से प्रयास करूँगा कि नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन तो हम लोग देंगे, वो तो हमारा अधिकार है। मैं तो पहले भी बताया कि पुतला दहन कर चुका हूँ, सड़क जाम कर चुका हूँ, किसी दिन भी मैं जिला कृषि पदाधिकारी महोदय का पुतला दहन कर दूंगा। विरोध की बात आ रही है, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी आपके पास बढ़ते हैं, और ये जो एक बात आई कि किसान ही कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा साहस कम दिखाते हैं जैविक खाद के मामले में, और इसलिए रासायनिक खाद के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है और इस वजह से ये समस्या है। क्या कहें? भारत या बिहार के किसान कितने साहसी हैं, इस बात को हमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने साहस के बल पर ही एक फसल नष्ट हो जाता है, फिर भी कर्ज लेकर भी दूसरे फसल की बुआई करते हैं। इसलिए ये कहना कि बिहार या इस देश के किसान
साहस के मामले में कमज़ोर हैं, यह बिल्कुल गलत है, आधारहीन बात है। जहाँ तक ये हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि जो कालाबाजारी है खाद की, जो सिस्टम अभी है, इसका विकल्प हम तैयार करें अलग की बात है, जो सुटेबल है उसको तैयार करेंगे। चर्चा इस बात पर है कि अभी जो सिस्टम है वह सिस्टम ठीक ढंग से काम करे और किसानों को सही दाम पर खाद और बीज मुहैया कराया जाए। इसमें सरकार में जो मंत्री हैं या जो पदाधिकारी हैं उन लोगों पर दबाव बनाया जाए कि वे लोग जो ज़मीनी स्तर पर जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने का क्या प्रयास होगा वो किया जाए। जहाँ तक एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, राजद के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ हूँ, ये हमारे दल का भी दायित्व बनता है कि किसानों के समर्थन में उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ के पदाधिकारियों पर और सरकार पर हम लोग दबाव बनाएं। चूँकि भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा है, मात्र ये खाद की खरीदारी में ही ऐसा हो रहा है सो बात नहीं है। प्रखंड से लेकर ऊपर के स्तर पर जो भ्रष्टाचार का आलम है, उसी के कारण न सिर्फ किसान बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी, वर्ग के लोग भी परेशान हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जरूरी है और किसान भाइयों के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल को भी हम अपने पार्टी में किसान सेल से बात करें कि निश्चित रूप से एक हमारा डेलीगेशन यहाँ डीएम से बात करे, कृषि पदाधिकारी से बात करे, ज़रूरत हुई तो हम अपने नेता प्रतिपक्ष को भी बोलेंगे कि आप कृषि मंत्री से बात करें, मुख्यमंत्री से बात करें कि नीचे के स्तर पर इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो विधानसभा का जो सेशन चलेगा निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे कि इन मुद्दों को सदन में उठाया जाना चाहिए ताकि सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट हो सके और सरकार अगर प्रयत्न करेगी तो निश्चित रूप से इसका सफाया तो नहीं होगा लेकिन कमी जरूर हो जाएगी। एक बार प्याज की कीमत बढ़ी थी और इसी तरह की बात हमको सुनने में आई थी कि मैं तो प्याज नहीं खाती। आधी दुनिया अगर प्याज नहीं खाती है, इस वजह से प्याज की कीमत को बढ़ते हुए रहने देना ये कोई समाधान नहीं होता है। और जहाँ तक अभी जो आपने भी बातचीत सुना, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे रविंद्र कुमार सिंह, इनके पास वापस लौटते हैं। किसानों के साहस को मुद्दा उठा दिया, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या? अभी तक जैविक खेती की बात लोग किए हैं। जैविक खेती अब जैविक अभी तैयार करके खेती, और अभी जो किसान की समस्या, मूल समस्या है जो उसमें रासायनिक खाद जो उनको मिल रहा है अधिक कीमत में 400-500 प्रति बैग अधिक मिल रहा है, तो उसका निदान होना चाहिए ना। अभी जैविक खेती के लिए दोषी कौन है? सिस्टम दोषी है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले भी सरकार की ओर से प्रयास हुआ था, लेकिन उसमें भी जो भ्रष्टाचार, तो तंत्र में भ्रष्टाचार था, जिसके कारण लोग बताएं जो कूड़ा करकट मुफ्त में जैविक उपलब्ध कराया गया किसानों को कई जगह पर। तो मुफ्त जो जैविक उपलब्ध कराया गया उसमें कूड़ा करकट भर करके दे दिया गया और किसान को कोई काम नहीं आया। तो वहाँ भी भ्रष्टाचार है। तो सबसे पहले तो आपको भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, अब देख लीजिए यहाँ आत्मा है, किसानों को जागरूक करने के लिए आत्मा है, लेकिन आत्मा के द्वारा हर साल प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण किन्हें दिया जाता है? जो किसान इस साल प्रशिक्षण प्राप्त किए उन्हें भी अगला साल है, फिर उसके बाद अगला साल कुछ किसानों का सिस्टम है, गिरोह है, उस गिरोह को ही प्रशिक्षित किया जाता है। जबकि अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए हर किसानों को बारी बारी से प्रशिक्षित कीजिए ना। गांव में जाके जागरूकता अभियान चलाइए ना। तो इसके लिए आत्मा है कि किसानों को मतलब जागरूक करने के लिए आत्मा जैसे काम कर रही है, लेकिन उस आत्मा के अधिकारी क्या करते हैं? जो कृषि विभाग के लोग हैं उसमें जो अधिकारी हैं क्या करते हैं? उस पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण किसानों की यह दशा है और अभी उनको अधिक कीमत पर खाद खरीदना पड़ा। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए मनोज कुमार वत्स जी आपके पास आते हैं, चर्चा चलती रहेगी, लेकिन एक जो पूरी बातें आई हैं अभी इमीडिएट, क्योंकि किसान के पास वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समय बीत जाने के बाद फिर वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। जिस तरह से दवाई कंपनियों के कालाबाजारी को कंट्रोल करने के लिए, उनके मूल्य को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना, क्या कोई किसान खाद केंद्र नहीं बनाया जा सकता इस तरह की समस्या को तुरंत जूझने के लिए? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपने बहुत अच्छी चर्चा किया और मैंने पहले भी कहा और मैं एक सप्ताह के अंदर आप लोगों से प्रेरणा लेकर के और भाई साहब से भी आग्रह करेंगे, सभी भाई साहब से आग्रह करेंगे कि दोनों मंत्री से हम लोग खुद जा कर के, रामकृपाल जी से भी और प्रमोद जी से। प्रमोद जी तो यहीं विद्यार्थी परिषद में मुजफ्फरपुर में पूर्णकालिक रहे हैं, तो सब लोगों को जानते ही हैं, चाहे किसी दल के व्यक्ति हों, सब यहीं वो कार्यकर्ता रहे हैं और यहीं से और फिर वो पटना गए और फिर जहानाबाद के रहने वाले हैं, अभी मंत्री बने हैं सहकारिता के, पर्यावरण के भी। और रामकृपाल जी का भी कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर से जुड़ाव रहा है और
पाटलिपुत्रा से पहले सांसद थे, अभी दानापुर से विधायक हुए हैं। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बना करके और रामकृपाल जी से और प्रमोद जी से बात करके इसका तात्कालिक जितना 5 के बाद, 5 तक चूँकि शादी विवाह का मौसम है, 5 के बाद हम लोग एक सर्वदलीय मीटिंग करके और सर्वदलीय एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके रामकृपाल जी और प्रमोद जी से करेंगे। और जो आपने जन औषधि की तरह कहा, इसके लिए एक प्रपोजल हम लोग बना करके केंद्रीय रसायन मंत्री से बात करें। तो ये थी अब तक की बातें जो सामने आई हैं निकल करके कि इसमें जैसे एक कहावत है ना, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। यानी कि अगर किसी एक चीज़ के समाधान के पीछे हम लगें तो शायद पूरी समस्या सुलझी जा सकती है, ना कि अलग अलग समस्याओं पे अलग अलग लोगों पे दोषारोपण करके। तो यहाँ पे अगर भ्रष्टाचार से जूझना है तो जिस तरह से दवाई कंपनियों के हो रहे कालाबाजारी और घोटाले को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाई गई, अगर इसी तरह से सरकार कोई पहल करती है और किसानों के लिए एक किसान खाद केंद्र बनाती है और हर एक स्तर पर वो छोटे छोटे जगहों पर भी उपलब्ध हो ताकि उनको ना ले जाने की समस्या हो, तो शायद ये एक अच्छा समाधान हो सकता है। बहरहाल अभी बातें ही चल रही हैं, चर्चा चल रही है, आगे इस पर क्या होगा इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमारे मेहमानों को इन सारी बातों को हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप बस बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।